नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविज़न। मैं हूं गौहर रज़ा और ये प्रोग्राम है देश देशांतर। 20वीं सदी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि साइंस के जगत में एक उथल पुथल सी मची हुई दिखाई देने लगी। इनमें सबसे बड़ा नाम था आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने एक तरफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो दूसरी तरफ जल्द ही जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों तक पहुंचाई। इन दोनों थियोरीज ने जिस तरह हम ब्रह्मांड को देखते हैं, जिस तरह हम रियलिटी को देखते हैं, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन कुछ परेशानियां थीं। हमें यह पता नहीं चल रहा था कि जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कह रही है कि ब्रह्मांड के अंदर ऐसी तरंगें होनी चाहिए जिसे हम ग्रेविटेशनल तरंग कह सकें। इनकी खोज की शुरुआत आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ही शुरू हो जाती है। पिछले 50 सालों में साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके इन वेव्स को, इन तरंगों को जानने और पहचानने की कोशिश की। बहुत मुश्किल सवाल था। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक और परेशानी थी। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, कभी दूर नहीं जाते। ये एक ऐसा फोर्स था जो नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था कि ये पार्टिकल्स होते हैं जिनसे खबर एक से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। पर आइंस्टाइन का कहना था कि ये ग्रेविटी, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते हैं, पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसका आधार स्पेस जो हमारी चारों तरफ है, उसके अंदर तरह तरह की वेव्स पैदा हो जाने का नाम, उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन होता है उसका नाम है। कल दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 25 साल की मेहनत के बाद ये अनाउंस कर दिया कि उन्हें इन वेव्स को, इन तरंगों को तलाश कर लिया है। ये इतनी बड़ी और चौंका देने वाली खबर थी कि अब आने वाला विज्ञान शायद वैसा ना रह पाए जैसा अब तक था। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त स्टूडियो के अंदर और पुणे में मौजूद हैं। प्रोफेसर दास गुप्ता, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, ये कितनी बड़ी खबर है। हम सब कह रहे हैं कि चौंका देने वाली खबर है, बड़ी खबर है, इसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। क्या ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो इनडायरेक्ट एविडेंस ग्रेविटेशनल वेव्स का वो तो पहले ही मिल चुका था, क्योंकि एक बाइनरी पल्सार है, हल्स टेलर बाइनरी पल्सार हम जिसको कहते हैं, तो वो जैसे जैसे वक्त ये हम 74 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सन 74 में पहली बार। बिल्कुल, और उनको 94 के आसपास नोबेल प्राइज भी मिल गया। 93 के आसपास नोबेल प्राइज भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि आइंस्टाइंस का थियोरी जो बोल रहा है कि दोनों न्यूट्रॉन स्टार वक्त के साथ साथ और भी करीब आते रहेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल वेव एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो वो तो उन्होंने दर्शा दिया था। लेकिन डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स वो अभी तक हो नहीं पाया था टिल कल की जो अनाउंसमेंट आई। तो अब हम देखते हैं कि जब भी कोई नया वेव का विंडोज खुल जाता है, वो तरह तरह के अजीबो गरीब सोर्सेस दिखाने लगते हैं। जैसे जब ये बिल्कुल वैसे ही है शायद जैसे कि धरती केंद्र में जब नहीं रही तो दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, साइंस बदल गई, हमारी जिंदगी बदल गई, सोच के तरीके बदल गए। मैं चलता हूँ पुणे की तरफ। डॉक्टर उन्नी कृष्णन TIFR से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग वहाँ पर मौजूद थे जब ये अनाउंसमेंट हुआ। कितना बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट था ये। Was it very exciting for all the scientists, 1000 scientists
प्रोड्यूसिंग वन पेपर, एक पेपर लिखते हैं और वो दुनिया को चौंका देता है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन, Yes, there are two types of scientists present yesterday in the announcement. Some of us were in the collaboration, so we already knew that that the discovery was made, right? In September itself, we knew that there is good evidence for gravitational waves from a binary black hole system. May I ask you Of course, why it we took so shared much the of time? excitement of our colleagues here when we heard the official announcement. May I ask you a question? Why did it take so For much the of time to announce it? announcement is that it is not so much. It is not a large amount of time from the moment we thought there is some interesting signal in the detectors. This has to go through very, very careful scrutiny. That is because these detectors are very, very sensitive, and because of their sensitivity, there is also a lot of possibility for other disturbances creating a fake signal in these detectors. So to be sure that these are astrophysical signals, there are many, many criteria which the signal has to pass. And this takes time because these are very sophisticated statistical analysis as well as reasoning which goes into confirming that this is indeed gravitational waves from a astrophysical system. And one should not forget that these astrophysical systems are very, very far away, more than 1 billion light years away from us, and the signals are weak. So it is natural that it takes time to analyze it. And when you Can I add sure that as a scientific community, the scientific community cannot make any irresponsible announcement? They have to check, recheck, and again go to observation, data, make models, recheck their models, and only then announce, and therefore the delay. That's right. It is something like that, yes. Dr. Gupta, can I ask you, IUCAA, TIFR, and other institutions from India participated in this whole big and very gigantic endeavor of scientific community. How excited were you when you were part of it? जी मैंने ये कोलैबोरेशन कुछ 2 साल पहले ज्वाइन किया था। तब मैं TIFR में PhD स्टूडेंट थी। तो और फिर अभी PhD मेरी पिछले साल ख़त्म हुई, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहा इसमें इतना योगदान देने का, बट जितना भी समय मिला, हमने जितना भी सीखा, तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि 1000 लोगों का एक आपका कोलैबोरेशन है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग डेटा ले रहे हैं, कुछ लोग डिटेक्टर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग थ्योरेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, और बहुत तरीके के जो भी आपके चीज़ें हैं कि हम कैसे जो भी आपको सिग्नल मिल रहा है उसको हम कैसे समझ सकें और उसके बारे में बता सकें। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। आप एक हिंदुस्तानी यंग साइंटिस्ट हैं एज अ मेंबर, एंड ऑब्वियसली कल रात आप एक यंग हिंदुस्तानी साइंटिस्ट हैं, और इस नाते से हमारे देश ने इस पूरे बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है, तो इसका गर्व तो होना ही चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक बड़ी अच्छी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि साइंस या विज्ञान किसी भी सीमा को नहीं मानती। यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए साइंटिस्ट, वहाँ वॉशिंगटन में बैठे हुए साइंटिस्ट, जर्मनी में बैठे हुए साइंटिस्ट, जगह जगह से साइंटिस्ट मिलके ये काम कर रहे थे। आपको इस कोलैबोरेशन के बारे में कैसा लगा?
जी, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पे। और आप इतने लोगों के साथ मिलके किसी एक चीज़ को खोजने के लिए लगे हुए हैं, एंड किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है इसमें। जैसे आपकी कोलैबोरेशन के 1000 लोगों में हज़ार लोग हैं, तो आपको कुछ पता है और आप अपना योगदान दे रहे हैं, और किसी और को जो चीज़ें पता है वो अपना उस तरह से योगदान दे रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और चूँकि मेरा भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, 2 और 3 सालों का ही एक्सपीरियंस रहा इस कोलैबोरेशन के साथ, तो आगे जो भी चीज़ मैं सीखूंगी या जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मेरे पास मेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है इस फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में अपना योगदान देने के लिए। और आप ये समझते हैं कि इसमें योगदान आगे देना आपकी ज़िंदगी के लिए, देश के लिए, पूरी मानवता के लिए ज़रूरी है? जी, बेशक। क्योंकि जब भी कोई नई खोज होती है तो और भी कुछ हमें नई चीज़ें पता चलती हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, कैन आई कम नई जिम्मेदारियां भी आती हैं कि आप now और क्या नया। You have been assistant professor in Jawaharlal Nehru University and you do physics and you are from that. How excited were you when you heard the news? Well, it was in the air. बिल्कुल anyway, बिल्कुल बिल्कुल for मैं any काफ़ी एक्साइटेड physicist, था, क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये डिटेक्ट किया गया है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो वो बेसिक फिज़िक्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं डायरेक्टली ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर नहीं करता हूँ। तो ये ये जो प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे डिटेक्ट हुआ है, वो 1960 के आसपास से ही शुरू हुआ था थियोरेटिकली, बट वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ। और जो बेसिक प्रिंसिपल था इसका, स्क्वीज स्टेट ऑफ लाइट, जिसे हम क्वांटम ऑप्टिक्स में इसको हम स्टडी करते हैं, वो किसी भी लाइट वेव को, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अब जो लाइगो प्रोजेक्ट था उसमें ये इंटरफेरोमीटर करके एक होता है इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स में, उसका इस्तेमाल किया गया है। और उसमें ये स्पेशल तरह की जो लाइट है वो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये हमारे जैसे बल्ब्स में होते हैं, ये वैसे नहीं है। ये लेज़र लाइट के अलावा भी ये लेज़र स्पेशल लाइट है एक, जिसमें हम नॉइज़ को कम कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे प्रोफेसर उन्नी कृष्णन ने कहा कि इसमें बहुत सारे नॉइज़ होते हैं अलग अलग प्रकार के, और उससे हमको बचा के वो डिटेक्ट करना होता है वो वेव। तो लाइट का जो नॉइज़ होता है वो हमको सबसे पहले रिमूव करना होता है, और वो ये स्पेशल जो लाइट जिसे स्क्वीज लाइट कहते हैं उसका इस्तेमाल है इसमें। तो मुझे इसलिए इतना अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि जो हम बेसिक फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके सोच रहे थे कि हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ। वो कर पाए वो वैज्ञानिक जो हैं दुनिया भर के मिलके उसको कर पाए। तो इसका लेकिन इसमें एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें मिलना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया, 4 किलोमीटर की टनल बना करके, 2 तरफ मिरर्स लगा करके, लेजर बीम डाल करके। तो बाकी दुनिया के साइंटिस्ट का मिलना और शिरकत क्यों ज़रूरी थी? उसका रीज़न ये था कि इसमें सिर्फ एक ही जो टॉपिक है फिज़िक्स का वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें इंजीनियर्स का योगदान भी है बहुत ज़्यादा। जो स्पेशल मिरर्स बनाए जाते हैं उसको हम अच्छी तरह से बनाना चाहिए जिसमें अच्छा रिफ्लेक्शन हो उसमें। उसके ऊपर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका योगदान, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स थे उसमें। फिजिसिस्ट का योगदान था उसमें, उसकी बेसिक कंसेप्ट्स को। फिजिसिस्ट में भी क्वांटम ऑप्टिक्स वालों का लोगों का योगदान था। फिर ग्रेविटेशनल वेव से जो रिलेटेड लोग हैं उनका योगदान था। ये टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज साइंस दोनों का एक तरह का संबंध हुए बिना हो नहीं सकता था। इन दोनों की शादी होनी जरूरी थी। एग्जैक्टली, आपने सही कहा है, ये बहुत ज़रूरी था। और इसके जो खोज हुई है उससे हमको ये पता लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हम कर सकते हैं अब और आगे, जिससे कि हम और कोई चीज़ भी खोज सके जो इससे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इसलिए करेक्ट। डॉक्टर बिमन बासु, यू हैव बीन अ कम्युनिकेटर ऑफ साइंस। आप लोगों तक विज्ञान पहुंचाने वाले साइंटिस्ट रहे हैं। क्या आप आराम से, बहुत आसानी के साथ ये बात बता सकते हैं कि ये हुआ क्या है? ये तहलका जो साइंस की दुनिया में एकदम से मचा है, आम आदमी इसको कैसे समझे, कैसे जानने की कोशिश करे?
आपने सही कहा। देखिए, मेरा कोशिश तो हमेशा ये रहा है कि विज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में लोग तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी मैं हाल ही में, जैसे आपको मालूम है, पिछले साल नवंबर में जनरल रिलेटिविटी का 100 साल पूरा हुआ, तो उसमें मैंने कुछ कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए हैं और साइंस रिपोर्टर पत्रिका में मेरा कवर स्टोरी आया है। उसमें जैसे मैंने इस्तेमाल किया भाषा का कि जनरल रिलेटिविटी बहुत लोग समझते हैं कि बहुत जटिल एक विषय है, लेकिन मैंने कोशिश ये किया कि साधारण पाठक के लिए इसको कैसे समझाएंगे आप? इसको ये जो हुआ है, नहीं, इसको ये वेव्स क्या हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, इसमें ब्लैक होल होना ज़रूरी क्यों था, उनका मर्जर क्यों ज़रूरी था, और वो डिटेक्ट करने तक कुछ आप बता सकते हैं कि? देखिए, इसमें बहुत सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को जैसे डिफाइन किया है। पहले ग्रेविटी सोचा जाता था कि एक बल है। आइंस्टाइन ने कहा बल नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी खामियां हैं। मगर अगर देखें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी जो है मास, यानी कोई वस्तु अगर है। न्यूटन ने कहा बल है, आइंस्टाइन ने कहा बल नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम कर्वेचर है, यानी कि स्पेस टाइम एक, हम इसको एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। उसको दर्शाना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कह सकते हैं कि उसमें जब मास आ जाता है तो उसमें बदलाव आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है कि अब टेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, और उसी के साधन से जो है दूसरे वस्तु उसमें चलते हैं, चाहे वो रोशनी हो, प्रकाश हो। जैसे हमने देखा है, देखिए आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी 1915 में उन्होंने बताया। 1929 में उनकी जो प्रिडिक्शन था कि जो रोशनी है वो कोई भी मैसिव बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट के पास से गुजरेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, वो तो प्रूव हो चुका था। प्रूव हो चुका है। इसमें क्या जटिलता ये जो है, इसमें क्या है, देखिए आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ये भी कहा कि अगर बहुत घन मत, यानी डेंस कोई चीज है, जैसे ब्लैक होल क्या है, बहुत ही डेंस चीज है। करेक्ट। और तो अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ब्लैक होल के अंदर गड़बड़ नहीं है। आइंस्टाइन का थ्योरी ये कहता है कि कोई भी ऐसा मैसिव ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट हो, स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट में मूव करे तो नहीं होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, एक्सेलरेट हो, खत्म हो जाए, एकदम से मिल जाए, इसमें क्या जो हुआ है अभी। दो ब्लैक होल जब पास आके सुकड़ता इकट्ठा हो जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और उसमें जो स्पेस टाइम का कर्वेचर का जो डिफॉर्मेशन होता है वो रिपल्स के तरह से जो है वो फिर उससे तरंगे पैदा होती हैं। तरंगे पैदा होकर, और ये पहली बार डिटेक्ट हुई हैं। डायरेक्टली डिटेक्ट हुआ है, डायरेक्टली। जैसे प्रोफेसर दासगुप्ता ने कहा कि जो वो पल्सर्स के जो है बाइनरी पल्सर्स एक के बाद, उसमें पता था कि उसका जो रोटेशन पीरियड वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उससे एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल वेव्स के तरीके से निकला जा रहा है और उसकी एनर्जी कम हो रहा है। इस केस में पहली बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार हमें पृथ्वी से इसका जो ग्रहण करने का वो मिला, जो एविडेंस मिला कि हम इसको पकड़ पाए हैं। डॉक्टर दासगुप्ता, लेट मी कम बैक टू यू। आप ये बताइए मुझे कि इसका असर साइंस की दुनिया पे क्या पड़ने जा रहा है? एक तो ये है कि हमें ब्लैक होल्स का इनडायरेक्ट एविडेंस बहुत मिली है, क्योंकि ब्लैक होल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो जो भी मैटर उसके पास तक पहुंच सकता है, तो कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होगा, फास्ट डिस्टर्बेंस होगा। ये तरीके से तो ब्लैक होल का इनडायरेक्ट हम डिटेक्शन किए हैं। लेकिन कल का जो खोज है वो हमें ये बताता है कि जब दो बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट और बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए एक का तो जो मास है वो करीब 29 गुना सूरज से भारी है और एक का मास है 36 गुना सूरज से भारी है। तो इतने भारी, मैं ये पूछ रहा हूं कि साइंस की दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है? जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बता। साइंस की दुनिया में ये होगा कि अभी ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी एक नया फील्ड हो जाएगा और उससे हम कई सारे जो कल्पना भी नहीं कर पाए थे वैसे सोर्सेज का हमें अब पता मिलने लगेगा। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपका क्या ख्याल है, इससे क्या बदलाव आएगा? इससे बदलाव ये आएगा कि जो कंसेप्ट है कि हम इस तरह के जो वीक फोर्सेस हैं हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वीक वेव्स, उसमें जो कंसेप्ट हम उसको और डेवलप कर सकते हैं ताकि हम और दूसरे प्रकार के वेव्स को डिटेक्ट कर सकें और बहुत वीक फोर्सेस को डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हम टेक्नोलॉजी हमारी राइट डायरेक्शन में जा रही है, वो ये शो करता है। डॉक्टर बिमान बासु, आपका क्या विचार है? आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी में ये बात है कि जैसे आप जानते हैं, पहले हम प्रकाश पे देखते थे अंतरिक्ष को, उसके बाद रेडियो वेव से देखने लगे, उसके बाद एक्सरे में, गामा रे में, अब नए नए ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सामने आया। अब ग्रेविटेशनल वेव्स जब हम डिटेक्ट करने का सक्षम हो गए हैं, तो हो सकता है भविष्य में ऐसे बहुत वस्तु का हमें खोज मिलेगा, बिल्कुल नए रास्ते जिसके बारे में हैं, और शायद आम आदमी की की ज़िंदगी पे वैसा ही असर पड़े जैसे इंटरनेट आने से असर पड़ा है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर दास गुप्ता, डॉक्टर बिमान बासु, डॉक्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर उन्नी कृष्णन जो TIFR से हैं और हमारे दूर से हमसे बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये चर्चा में भाग लिया। मैं अपने दर्शकों से ही कहना चाहता हूँ कि शायद आगे आने वाली नस्लें एक नई दुनिया, एक नए ब्रह्मांड को देखें। ये है आज की चर्चा का निष्कर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।